फिर स्वॉम्प में रिफ्ट आखिरकार खुद में सिमटकर गायब हो गया। ग्रैनफेल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। डिस्टॉर्शन गायब हो गया। बिना पीछे मुड़े उसने हमेशा की तरह उसी ठंडी, दूरी बनाए रखने वाली आवाज में अपनी स्पिरिट कंपेनियन को आदेश दिया, अकीना की स्थिति की टोह लो और वापस आकर मुझे रिपोर्ट दो। मैकेनिकल टावर तुम्हारा बेस ऑफ ऑपरेशंस होगा। स्पिरिट ने गहराई से सिर झुका दिया। मैं आपके भरोसे का मान रखूंगी, लॉर्ड होन। जैसे ही ग्रैनफेल टेलीपोर्ट होकर अपने क्वार्टर्स में लौटा, एक ही ख्याल उसके दिमाग में घूमता रहा। वह छोटी स्पिरिट सच में बहुत जबरदस्त है। उसने मेरे मना को ऐसे संभाला जैसे वह उसी का हो, डराने वाली प्रिसिजन और लगभग बेहुदा लेवल की एफिशिएंसी के साथ उसे इस्तेमाल किया। लेकिन तभी ग्रैनफेल अचानक वहीं ठिठक गया। एक एहसास हथौड़े की तरह उसके दिमाग पर पड़ा। जो अचीवमेंट्स उसने अभी हासिल की थीं, उनकी गूंज पूरे कॉन्टिनेंट में फैल रही थी। अ न्यू टाइटल अनलॉक्ड। यू हैव रिसीव्ड द टाइटल द लास्ट एडवेंचरर। और फिर बिना किसी चेतावनी के उसकी चेतना फिसल गई और वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। यह मना लेवलिंग के बेहद भारी अनुभव की बिल्कुल चरम सीमा थी। उसकी आंखें एकदम से खुल गईं। वह ऊपर जानी पहचानी छत को घूरता रहा, धीरे धीरे पलकें झपकाता हुआ, जबकि उसके विचार अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहाँ हूँ? उसकी नजर कमरे में इधर उधर घूमी। मेरा घर। उलझन एकदम से उस पर टूट पड़ी। क्या मैं सो गया था? क्या वह सब सिर्फ एक सपना था? ली होन ने कांपते हाथों से जल्दी से अपना स्टेटस विंडो खोला। जैसे ही वह सामने आया, उसकी आंखें उस चमकती हुई टेक्स्ट लाइन पर टिक गईं। द लास्ट एडवेंचरर। उसके पूरे शरीर में एड्रेनालाइन का झटका दौड़ गया। यह सपना नहीं था, यह सच था। एना में टाइटल पाना इतना रेयर था कि लोग उसे लगभग नामुमकिन मानते थे। जिज्ञासा से जलते हुए उसने तुरंत स्क्रीन पर टैप किया। यह किस तरह का बफ देता है? लेकिन वह चेक कर पाता उससे पहले ही एक हरी पैरट, जिसके सिर पर छोटी सी हैट थी, अचानक इंटरफेस से बाहर आ गई। वह चिड़िया विंडो से ही जोर से चीखी, को चीफ रिसर्चर ली होन। ली होन बुरी तरह चौंक गया। क्या? पैरट ने पंख फड़फड़ाए और वापस चिल्लाई, मिल गए आप? मैं आपको रेगुलर मीटिंग में वापस घसीटने आई हूं। रेगुलर मीटिंग? उसने दोहराया, लेकिन फिर उसे अचानक याद आया। सही, बैन के गायब होने के बाद से वह टलती जा रही थी। मुझे मिशन पर वापस जाना होगा। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उसने चिड़िया से पूछा, कब है? जवाब तुरंत और तेज आया, 2 घंटे में। आप पूरे 3 दिन से गायब थे। हम चिंता में मर ही गए थे, लेकिन शुक्र है आप अभी जिंदा हैं। बाहर से ग्रैनफेल का चेहरा तराशी हुई पत्थर की तरह ठंडा और पढ़ पाना मुश्किल था। अंदर से ली होन ऐसे चीख रहा था जैसे फटने को तैयार ज्वालामुखी हो। दांत जोर जोर से ब्रश करते हुए उसने किसी तरह चिड़िया को जवाब दिया, समझ गया। मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। चिड़िया ने फटाफट सैल्यूट किया। जी सर। तैयार होते हुए उसके दिमाग में एक बात भारी होकर अटकी रही, 3 दिन बेहोश। उस स्पिरिट को मैनिफेस्ट करना मेरी सोच से कहीं ज्यादा भारी पड़ गया। फिर दृश्य असेंबली हॉल में बदल गया। बैंक काउंसिल के सामने खड़ा था। उसकी मुद्रा सीधी थी और वह तमाम निगाहों के नीचे खुद को जितना हो सके उतना कंपोस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। आप सबका धन्यवाद। हॉल में शिष्ट अपलॉस फैल गया। तालियों के बीच युसरा झुककर फुसफुसाई, क्या सीनियर बैंगरिस ने सच में यह सब अकेले तैयार किया? मार्सेलो ने खुलकर सराहना में सिर हिलाया जब युवा मेज वापस अपनी सीट पर लौटा।
साफ दिख रहा था कि वह जो देख चुका था उससे संतुष्ट था। बहुत बढ़िया काम ब्रेट, किसी ने कहा, और लड़का तुरंत लाल पड़ गया। धन्यवाद। उसके बगल में ग्रैनफेल हाथ में कागजों का सलीकेदार ढेर लिए बैठा था और उसकी सिर्फ मौजूदगी ही कमरे पर दबदबा बना रही थी। फिर उसने शांत आवाज में अगले वक्ता का ऐलान किया। नेक्स्ट अप, हेड ऑफ कर्स मैजिक, कीको आर्मिन। कमरा तुरंत बेचैन फुसफुसाहटों से भर गया और माहौल ऐसे बदला कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। कर्स मैजिक, वह पुराना आउटडेटेड डिसिप्लिन। ली होन ने चुपचाप इस अचानक बदले माहौल को परखा। कर्स मैजिक रेयर तो थी, लेकिन सब उसे मैजिक टावर का ब्लैक होल क्यों कहते थे। जैसे जैसे वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी, ली होन को एक ऐसी बात समझ आई जिसने उसे बेचैन कर दिया। गोल्डन हॉल की बेरहम जजमेंट से एल्डर्स तक नहीं बचते थे। मुझे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है। पर्पल हेयर्ड मेज ने अपना चश्मा ठीक किया और जब वह आखिर बोली, उसकी आवाज पूरी उदासी में डूबी हुई थी। मैं एक पैरासाइट हूं। ग्रैनफेल बस उसे खाली नजरों से देखता रहा, लेकिन मार्सेलो घबराहट में अपनी सीट से उछल पड़ा। ओह नहीं! सीनियर पैरानोया का एपिसोड फिर शुरू हो गया। वह ऐसे फिनिश नहीं कर पाएगी। उसे वापस उसकी सीट पर ले जाओ। पैरानोया चीखने लगी जबकि दो मेजेस ने उसकी बाहें पकड़कर उसे खींचने की कोशिश की। मैं टावर का बजट चूस लेने वाला ब्लैक होल हूं। मैं कचरा हूं। बिल्कुल बेकार। उसकी बाईं तरफ वाला मेज उसे संभालने के लिए जूझ रहा था। कृपया शांत हो जाइए सीनियर कीको। चलिए सीनियर, उसके कचरा वाले चीखते शब्द पूरे हॉल में गूंजते रहे। मार्सेलो ने थकी हुई सांस छोड़ी और अपनी फाइल्स बंद कर दी। खैर, यही आखिरी प्रेजेंटेशन थी। मीटिंग खत्म की जाती है। सबका धन्यवाद। ली होन यह सब देखकर अविश्वास में जम सा गया। ये लोग सच में इसे सक्सेसफुल मीटिंग मानते हैं? तभी जब वह यह सब समझने की कोशिश कर ही रहा था, एक आवाज ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच लिया। लॉर्ड होन, मार्सेलो ने गर्मजोशी भरी, लगभग उत्साहित मुस्कान के साथ कहा। क्या हम कुछ टी लें? मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। ली होन ने भौं उठाई। इस पागल यूनिवर्स में गुड न्यूज? यह तो रेयर है। निश्चित ही, उसने जवाब दिया। मेरे पास भी कुछ बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है। फिर दृश्य हैंगिंग गार्डन्स में कट हो गया। पफ्ट! मार्सेलो की टी हर तरफ छिटक गई। द वर्ल्ड ट्री। ग्रैनफेल ने मेज पर गिरी एक बूंद को शांति से पोंछ दिया, जैसे इस रिएक्शन से उसे जरा भी फर्क न पड़ा हो। सही, उसने बस इतना कहा। मार्सेलो हकलाया, अभी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और आपको कॉन्टिनेंट के बारे में जानकारी भी मिल गई। ग्रैनफेल ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी शांति जरा भी नहीं टूटी। बिल्कुल। ग्रैनफेल ने एक और सलीकेदार घूंट टीका लिया, जबकि वह अपने मन में सिस्टम डेटा को दोहरा रहा था। यह तो बस कई सीड्स में से एक है। लेकिन जब उसने जोर से कहा, तो उसकी आवाज गंभीर और पक्की हो गई। लाइफ एनर्जी हमेशा फिर उठेगी ताकि एक्सटिंक्शन का विरोध कर सके। मार्सेलो अब अपने हाथों की कंपकंपी छिपा नहीं पा रहा था, चाहे वह अपनी गरिमा बचाने की कितनी भी कोशिश कर ले। वर्ल्ड ट्री अकीना का दंतकथाओं वाला सॉवरेन था, मार्सेलो ने भावनाओं से कांपती आवाज में समझाया। जब वह गिरा, डीमोनिक फोर्सेस की ताकत बढ़ गई। लेकिन जो सीड आपने लगाया है, उससे ताकत का संतुलन आखिरकार फिर बदल सकता है। उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरा और घबराई हंसी हंसा। यह सच में चमत्कारी खबर है।
मुझे तो यह भी नहीं पता कि टावर इसका बदला आपको कभी कैसे चुका पाएगा। ली होन ने चुपचाप सोचा, क्या यह सच में इतना बड़ा मामला है? ग्रैनफेल ने धीरे से अपना कप नीचे रखा और मार्सेलो की तरफ देखा। आपने कहा था कि आपके पास मेरे लिए अच्छी खबर है। मार्सेलो एक पल के लिए झिझका। साफ था कि वह शब्द बहुत सोच समझकर चुन रहा है। जो बात आपने अभी बताई है, उसके सामने यह छोटी लग सकती है, उसने माना। फिर थोड़ा आगे झुककर धीमी लेकिन तेज आवाज में बोला, अब मेजेस को टावर से बाहर जाने के लिए एल्डर की परमिशन की जरूरत नहीं रही। ऊपर से ग्रैनफेल बस एक नोबलमैन की तरह बड़े सलीके से अपनी टी पीता रहा। लेकिन अंदर ही अंदर ली होएओल की आत्मा तो हैरानी से लगभग घुट ही रही थी। मार्सेलो ने अपनी बात उसी गंभीर नपेतुले अंदाज में जारी रखी, जैसे उसका हर शब्द सच में राजनीतिक वजन रखता हो। फिलहाल यह आजादी सिर्फ उन लोगों तक सीमित है जिन्हें करीम जेवा की इन्वेस्टिगेशन पर लगाया गया है, उसने समझाया। लेकिन चीफ मेज के सपोर्ट से यह मामला सुलझते ही टावर डायमेंशनल रिफ्ट्स पर आपको पूरी अथॉरिटी दे देगा। फिर उसने बिना पलक झपकाए असली धमाका कर दिया। और स्वाभाविक है, यह अथॉरिटी मेरे को चीफ मेज के रूप में आप तक भी पहुंचेगी। ली होएओल। अंदर ही अंदर ली होएओल की आंखें तो जैसे चमकते सिक्कों में बदल गईं। यह पागलपन है। ये लोग इसे बस एक सुविधा बोल रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे प्लेयर के लिए यह तो सीधा फ्री पास है। मैजिक टावर के रिफ्ट्स तक अनलिमिटेड एक्सेस। इस बेहुदा चालित जिंदगी में तो मैंने सीधा जैकपॉट मार लिया। थैंक यू सिस्टम। फिर भी ग्रैनफेल के चेहरे पर वही ठंडी, पढ़ी न जा सकने वाली शांति बनी रही, जैसे यह सब उसके लिए मायने ही न रखता हो। बस इतना ही? ग्रैनफेल ने एकसार आवाज में पूछा। क्या आपने करीम जेवा का पता लगा लिया? अंदर ली होएओल तो चीख रहा था। बस इतना ही? यह टोन कमाल की है। बिल्कुल वैसी ही जैसी किसी असली पावर हाउस की होती है। शांत रहो, क्लासी रहो। सामने बैठे मार्सेलो ने अपने हाथ कसकर जोड़ लिए और उसका चेहरा साफ तौर पर और भारी पड़ गया। नहीं, मार्सेलो ने आखिर मान लिया। पकड़े गए दोनों एल्डर्स ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। हालांकि कोई भी एम्प्रिजन को हमेशा तक नहीं झेल सकता। हमें जल्द जवाब मिल जाएंगे। ग्रैनफेल सोच में पड़ गया। लगता है मैंने उस जगह के बारे में पहले कहीं सुना है। लेकिन वह इस बात को आगे पकड़ पाता, उससे पहले ही गार्डन के शांत, सलीकेदार माहौल को एक हड़बड़ाई हुई चीख ने चीर दिया। लॉर्ड मार्सेलो, एक युवा मेज हांफता हुआ, चेहरा सफेद पड़ा, वहां भागता हुआ आया, जैसे बिना रुके पूरी ताकत से दौड़कर पहुंचा हो। बीच में टोकने के लिए माफ कीजिए, लेकिन यह कोड रेड इमरजेंसी है। वे दोनों एल्डर्स और एम्प्रिजन, वह मुश्किल से शब्द निकाल पा रहा था। यह खबर ग्रैनफेल और मार्सेलो पर जैसे सीधे चोट की तरह गिरी और उस पल की सारी हवा ही खींच ले गई। दृश्य अब खुद मैजिक टावर की तरफ घूम गया, एक विशाल फोर्ट्रेस जो मना की अनगिनत परतों के ऊपर बना था, जिसकी जड़ें मैजिक के असली स्रोत तक गहराई में फैली हुई थीं। सदियों से वह बिना हिले खड़ा था, इतनी पुरानी और पूर्ण जगह कि उसकी दीवारों के अंदर समय ने जैसे सांस लेना ही छोड़ दिया हो। दी एबिसल वॉइड, जिसे आम तौर पर सिर्फ एम कहा जाता था। ग्रैनफेल और मार्सेलो उस दबाव भरे अंधेरे में साथ दाखिल हुए, एक ऐसी जगह की दहलीज पार करते हुए जो सामान्य जीवन को ही ठुकराती हुई लगती थी। कांपते हुए नौवाइस के पीछे पीछे चलते हुए ग्रैनफेल ने धीरे धीरे उस वॉइड पर नजर दौड़ाई। तो यह है एम, उसने सोचा, आसपास पसरी भारी चुप्पी को तौलते हुए। और हम अभी सिर्फ एंट्रेंस पर हैं। उस जगह में एक सेकंड भी जैसे एक सदी जितना लंबा, भारी और दम घोंटने वाला लगता था।
ली होयोल के अंदर का गीक खुद को रोक नहीं पाया। रुको, यह तो बेसिकली रूम ऑफ स्पिरिट एंड टाइम जैसा है ना? तभी युवा मेज ने अचानक खून जमा देने वाली चीख मार दी। उनके आगे दो जली हुई लाशें पड़ी थीं, जिनके शरीर अब भी ऐसी आग में जल रहे थे जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। मार्सेलो की आवाज उसके चाहने पर भी कांप गई। तुम कह रहे हो यह पहले एल्डर्स थे? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? नोवाइस डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मुझे नहीं पता। मुझे मना अनोमली महसूस हुई। मैं जांच करने आया और यह मिला। ग्रैनफेल ने पहले कुछ नहीं कहा, बस उस भयानक दृश्य को सख्त बिना भाव वाले तर्क से परखता रहा। क्या उन्होंने भागने की कोशिश की और असफल हो गए? नहीं, नामुमकिन। इंसान एम के अंदर मना को ठीक से चला ही नहीं सकते। और यह तो बस थ्रेशहोल्ड है, सबसे गहरी लेयर भी नहीं। उसकी नजरें उस अजीब इन्फर्नो पर टिकी रहीं, मानो उसके पीछे छिपे नियम को ढूंढ रही हों। ऐसी ताकत को वे इतने पूरी तरह छुपा ही नहीं सकते थे। तो फिर यह हुआ कैसे? जैसे ही यह ख्याल पूरा बना, लपटें अचानक जीवित कोड़ों की तरह हवा में ऊपर झपट पड़ी और तीनों एक साथ चौंक गए। मार्सेलो तुरंत आगे लपका और चिल्लाया, यह कहां से आ रही है? मैं बैरियर खड़ा करता हूं। एक चमकती हुई हरी शील्ड अचानक उभरी और आग को रोकने की बेताब कोशिश में फैल गई। लेकिन अगले ही धड़कते पल में क्रिम्सन फ्लेम्स ने उस बैरियर को ऐसे निगल लिया जैसे वह कागज से ज्यादा कुछ न हो। ग्रैनफेल की आंखें पहली बार फैल गईं। उसने मार्सेलो की बैरियर को एक पल में मिटा दिया। फिर धड़ाम, एक स्टाफ जमीन पर ऐसे आ गिरा जैसे कोई पहाड़ टूटकर पड़ा हो। एब्सोल्यूट जीरो मैजिक की एक लहर हर दिशा में फूटी और वह भड़कती आग एक ही सांस में दब गई। उसकी जगह मौत जैसी स्थिर चुप्पी ने ले ली। ग्रैनफेल सच में चौंक गया था, भले सिर्फ एक पल के लिए। एक ही वार और आग खत्म बर्फ के नीचे दबी हुई। यहाँ तक कि युवा मेज भी पूरा स्तब्ध मुंह खुला लिए खड़ा रह गया। लॉर्ड सीनियोस, उसने फुसफुसाया। फैलती हुई ठंड के बीच एक हुडेड फिगर खड़ा था और उससे निकलती ओवरवेलमिंग पावर कमरे पर जैसे दबाव बना रही थी। यह करीम जेवा का मैजिक है, सीनियोस ने शांत स्वर में कहा, बस इतना सिर उठाते हुए कि उसकी रहस्यमयी नीली आंखें और होठों पर तैरती हल्की कड़वी मुस्कान दिख सके। उसने चाहा था कि उसके रहस्य बाहर निकलने से पहले ही वे दोनों हमेशा के लिए चुप हो जाएं। ऐसा ट्रैप पीछे छोड़ जाना, सीनियोस ने बुदबुदाया। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ था। वह सच में मैजिक टावर को नीची नजर से देखता है। ग्रैनफेल ने तुरंत अपने सामने की मौजूदगी को पहचान लिया। यही वही रहस्यमयी हुडेड मैन था जो काउंसिल मीटिंग में था। तो यह मेरी पहली बार है जब मैं किसी एल्डर क्लास मेज को असली एक्शन में देख रहा हूं, ली होयोल ने सोचा, और ग्रैनफेल के शांत चेहरे के नीचे छिपी अपनी फैसिनेशन को रोक नहीं पाया। मार्सेलो और नोवाइस दोनों ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। उनका सम्मान तुरंत और पूरी तरह साफ था। लॉर्ड सीनियोस, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मार्सेलो ने कहा। आपने प्रिजनर्स मुझे सौंपे थे और मैंने यह कैटास्ट्रोफी होने दी। सीनियोस ने धीरे से सिर हिलाया। सिर उठाओ मार्सेलो। करीम जेवा जैसी चालाकी को तुम अकेले कैसे मात दे सकते थे? उसका मना सिग्नेचर पहले ही गायब हो चुका है, सीनियोस ने आगे कहा। अब उसका पीछा करना मुश्किल होगा। फिर उसकी चुभती नजर प्रोटैगनिस्ट की तरफ मुड़ी। ली होयोल, एक बात है जिस पर मुझे तुमसे चर्चा करनी है। क्या तुम मुझसे अकेले बात करोगे? एक सिस्टम विंडो तेज आवाज के साथ उभर आई। क्वेस्ट रिसीव्ड, सीनियोस's रिक्वेस्ट। एल्डर खुद ग्रैनफेल को एक अलग थलग चेंबर तक ले गया,
जो प्रिजन के शोर और तनाव से बहुत दूर था। सीनियोस ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी और उसमें कई सालों का दबा हुआ इतिहास भारी होकर बैठा था। करीम जेवा, उसने कहा, और सिर्फ उस नाम ने ही हवा को ठंडा कर दिया। वही वजह था कि मैं मैजिक टावर में दाखिल हुआ। उसके मन में एक ऐसी मेज की छवि चमकी जो विनाशकारी आग में लिपटा खड़ा था, जैसे चलता फिरता प्रलय हो। उसे करीम जेवा कहा जाता था, सीनियोस ने आगे कहा, और मेरे जैसे किसी इंसान के लिए जो आइस मैजिक की एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचना चाहता था, वह वही पहाड़ था जिसे मुझे हर हाल में चढ़ना था। दूर अतीत की एक आवाज मानो उसी कमरे में गूंज उठी। मैं आग को भी जमा देना चाहता था। ग्रैनफेल बिना टोके सुनता रहा, उस लंबे और कड़वे राइवलरी की कहानी में पूरी तरह डूबा हुआ। मैंने खुद को हद तक धकेल दिया, सीनियोस ने धीरे से कहा, और आखिरकार मैं उसके स्तर तक पहुंच गया। मैं एल्डर बन गया। यादों में उसने खुद को हमेशा करीम जेवा से एक कदम पीछे देखा, हमेशा उस आदमी की डाली छाया में खड़ा। लेकिन आखिर में मैं उसे कभी पार नहीं कर पाया। सीनियोस ने थकी हुई सांस के साथ माना। सच कहूं, मैंने कभी सच में यकीन नहीं किया कि मैं कर भी पाऊंगा, उसने कबूल किया। लेकिन अब चीजें जहां पहुंच चुकी हैं, उसे देखकर मेरे अंदर सिर्फ पछतावा बचा है। उसके बाद उसकी आवाज सख्त हो गई और कमरे में एक भारी तनाव चुपचाप उतर आया। ली होयोल, उसने धीरे से कहा, हर शब्द नपातुला था। जो मैं अब चाहता हूं वह ऐसी चीज है जिसे सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। उधर कहीं और हेलफायर में निगले हुए एक वेस्टलैंड में एक मेज खूंसी लाल ऑरा में विजी खड़ा था, जैसे जलती हुई दुनिया ने खुद उसे अपना राजा बना दिया हो। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई, जबकि उसके चारों तरफ जमीन बिना रुके जल रही थी। उसकी हंसी में अर्थ के खुद क्रिम्सन मैजिक में डूबने की झलक थी, जैसे वह पहले से वह भविष्य देख सकता हो जो वह चाहता था। आखिरकार सब कुछ अपनी जगह पर आ गया। करीम जेवा ने दोनों हाथ उठाए और एक डीमोनिक रिचुअल चलाना शुरू कर दिया। उसकी ताकत डराने वाली निश्चितता के साथ बढ़ने लगी। आसमान फट गया, टेढ़ा-मेढ़ा और हिंसक, और उस चीरे के बीच से एक डीमन किंग नीचे उतरा। अफरातफरी के बीच एक आवाज लगभग श्रद्धा से फुसफुसाई, आखिर मैं सच तक पहुंच गया। इसी बीच रियल वर्ल्ड में गेम ऑपरेशंस सेंटर पूरी तरह पैनिक में फट पड़ा। वह क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटर चिल्लाया। आखिर चल क्या रहा है? पूरी बिल्डिंग में सायरन्स गूंज उठीं, इतनी तीखी कि सबकी नसें खींच जाएं। इमरजेंसी कोड रेड। दिस इज नॉट अ ड्रिल। वापस टावर में सीनियोस ने सीधे ग्रैनफेल की तरफ देखा और शांत अडिग आवाज में पूछा, क्या तुम मेरा अनुरोध स्वीकार करोगे? ग्रैनफेल ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। खिड़कियों से आती धूप उसकी लंबी परछाई को चमकीले सोने में रंग रही थी और उसकी चुप्पी को और भी भारी बना रही थी। उसके बाद वह कॉरिडोर में धीरे धीरे चलता गया, एल्डर के शब्दों को बार बार अपने मन में पलटता हुआ। उसे अपना अल्टीमेट मिशन बिल्कुल साफ याद था, मैजिक टावर को फिर से खड़ा करना और गद्दार करीम जेवा को खत्म करना। फिर सब कुछ एकदम साफ हो गया। यह सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है। यह सिर्फ टावर की रक्षा भर भी नहीं है। यह तो सीधा फुल ब्लोन मेन क्वेस्ट सिनारियो है। ग्रैनफेल ने दरवाजा खोला और उसके ऊपर एक सख्त स्थिर संकल्प ऐसे बैठ गया जैसे कवच। अजीब तरह से यह किसी तूफान के बाद की शांति जैसा लग रहा था, वैसी चुप्पी जो कठोर लेकिन स्वागत योग्य आजादी का एहसास साथ लाती है। वह आखिर बैठ गया। उसका दिमाग संभावनाओं से दौड़ रहा था और जो आगे आना था उसके लिए वह अभी से तैयार होने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो टावर का एल्डर करीम जेवा खुद था।
सिर्फ उसका नाम सोचते ही हालत का बोझ और भी भारी लगने लगा। उसके बारे में जानकारी बेहद कम थी और यह बात चिढ़ाने वाली थी। वह उन सुपर रेयर एनपीसीज में से था जिन्हें प्लेयर्स लगभग कभी ठीक से स्टडी ही नहीं कर पाते, फिर भी जो भी कभी उससे टकराया वह हमेशा लौटकर एक ही बात कहता था, ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है जिसे उसकी आग जला न सके, और किसी तरह मुझे उसी दैत्य से लड़ना है। अंदर ही अंदर ली होएओल तो लगभग अपने बाल नोच रहा था। उसका चेहरा घबराहट और यकीन न होने से बैंगनी पड़ने लगा था। उस हरामजादे की आग ने हाईटियर बैरियर को ऐसे पिघला दिया जैसे वह कुछ था ही नहीं। इस बेरहम मना से भीगी दुनिया में अपने जीने के बेहद घटिया चांसेस गिनते गिनते उसके सीने में डर रेंगने लगा। उदासी की एक भारी लहर उस पर टूट पड़ी। चाहे वह अपना प्रेडेटर पैक अपग्रेड भी कर ले, फिर भी वह चीफ मेज के लेवल के आसपास भी नहीं पहुंचता। और अभी उसके पास जो रिवॉर्ड्स थे, बेकार कबाड़। वह जितनी भी तैयारी करने की कोशिश करता, पूरी सिचुएशन फिर भी होपलेस लगती। तभी जब वह और गहरी फ्रस्ट्रेशन में डूब रहा था, उसका फोन अचानक बस हुआ और चुप्पी को काट गया। नाम क्योलमिन। उसने एक साथ 15 फाइल्स आखिर क्यों भेज दी? उसने स्क्रीन पर टैप किया और KSB की हेडलाइंस की बाढ़ उसकी आंखों के सामने फूट पड़ी। नॉर्थ पोल जल रहा था। एक क्रिम्सन स्टार आसमान को ढक रहा था। साइंटिस्ट्स इस अनोमली से हक्के बक्के और साफ तौर पर डरे हुए थे। यह आखिर है क्या? एक रिपोर्ट तो मानो चीख ही रही थी। फोरबिडन जोन्स में केओस पहले ही फूट चुका था। जमे हुए ग्लेशियल पीक्स से पिघला हुआ लावा नीचे बह रहा था। रिकॉन प्लेन्स को मक्खियों की तरह आसमान से गिराया जा रहा था। यह कोई आम नेचुरल डिजास्टर नहीं था। यह पूरी तरह की कैटास्ट्रोफी थी। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी रहीं और उसका दिमाग इस पागल मना वर्ल्ड सिचुएशन को समझने के लिए दौड़ता रहा। तभी अचानक एक चीख हवा को चीर गई। वह ली होएओल का क्रिस्टल कम्युनिकेशन लिंक था। मार्सेलो का चेहरा उसमें झिलमिलाता हुआ उभरा, डर और जल्दबाजी से पूरी तरह बिगड़ा हुआ। नॉर्थ पोल पर एबनॉर्मल मना स्पाइक्स आए हैं। अभी तुरंत टोपास हॉल पहुंचो। जब तक वह टावर पहुंचा, वहां का माहौल पहले से ही घुटन भरे तनाव से भरा हुआ था। एक रेड हेयर्ड मेज ने कमरे में सबके ऊपर छाए डर को आवाज दी। इस एनर्जी सिग्नेचर को गलत पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। यह चीफ फायर मेज करीम जेवा की है। आउटपुट पूरी तरह चार्ट्स से बाहर है। माथथीस ने भारी चेहरे के साथ कहा। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। वह फायर मैजिक में स्पेशलाइज करता है, तो यह मैच होना समझ आता है, माथथीस ने कहा। लेकिन फिर वंगरीथ टॉम ने बीच में काटा। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भारी थी। और इसमें मिली हुई करप्शन का क्या? करीन के एस्टेट की जांच करते समय हमने यही घिनौनी ऑरा महसूस की थी। वह जगह किसी डीमन के घोंसले जैसी लग रही थी। अब यह और भी अंधेरी लग रही है। और पुरानी भी। तभी डोर्स जोर से खुल गए। ग्रैनफेल मार्सेलो के साथ अंदर आया और पूरा कमरा सहज रूप से शांत हो गया। करीन जेवा एक डायमेंशनल रिफ्ट को फाड़कर खोलने की कोशिश कर रहा है। दिमित्री उनके अचानक प्रवेश पर हांफ उठा, लेकिन ग्रैनफेल ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसका गोल सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है। वह एक हाई रैंकिंग डीमन लॉर्ड को सम्मान करना चाहता है। ब्लॉन्ड मेज डर से पीछे हट गया। एक हाई डीमन लॉर्ड। लेकिन पर्पल हेयर्ड मेज ने भौहें सिकोड़ी और तिरस्कार से हंसी। वह लॉजिक पकड़ ही नहीं पा रही थी। एक रिफ्ट का डीमन सम्मनिंग से क्या लेना देना है? ग्रैनफेल की परछाई फर्श पर लंबी फैल गई और उसने बेरहम शांति से जवाब दिया। सम्मनिंग के लिए एक वेसल चाहिए
उसने ठंडे स्वर में कहा, और उस वेसल को शेप देने के लिए जो फ्यूल चाहिए वह है इंसानी जिंदगी। लाशें, दुनिया भर के स्केल पर काटी गई मौत, इतनी कि पूरी दुनिया बली में डूब जाए। उसे चाहिए कि रिफ्ट्स एक ही समय पर कोलैप्स हों। करीम पहले ही अर्थ पर 11 अनस्टेबल पॉइंट्स तैयार कर चुका है। कुल कोलैप्स 13 घंटे में शुरू होगा। ग्रैनफेल ने एक फोटोग्राफ को मेज पर तेज, भारी आवाज के साथ पटक दिया। कमरा तुरंत दबे हुए पैनिक में टूट पड़ा। तो करीम सच में अंधेरे में गिर गया। 11 रिफ्ट्स, कुछ और लोग डिवाइस और उसकी चमकती रेक्टेंगुलर स्क्रीन को पूरी उलझन से घूरते रहे। रेजोल्यूशन तो यकीन से परे साफ है। आखिर यह कैसी आर्टिफैक्ट है? ग्रैनफेल ने मन ही मन एक लंबी सांस भरी। यह पोर्टेबल प्रोजेक्टर है, तुम मेडिवल नर्ड्स। लेकिन जोर से बोलते हुए उसने तुरंत कमरे को फिर से कंट्रोल में ले लिया। ध्यान लगाओ, पहले थ्रेट को संभालते हैं। हमारे पास समय जैसी कोई लक्ष्यूरी नहीं है। उसकी आवाज और धारदार हो गई। अब मैं करीम जेवा को इंटरसेप्ट करने और रिफ्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए टीम्स असाइन करूंगा। जैसे ही रिफ्ट्स खुलने लगेंगे, हर सीनियर मेज डिप्लॉय होगा, मार्सेलो खुद भी। ग्रैनफेल आगे बोलने ही वाला था कि एक झिझकता हुआ हाथ धीरे से उठ गया। माफ कीजिए, लेकिन बेन विलियम घबराहट में हकलाया। करीम टावर का ट्रेटर है। सीनियर मेजेस होने के नाते उसे खत्म करना हमारा ड्यूटी है। लेकिन सच कहूं तो उसने कठिनाई से निगला और बेहद दुखी दिखा। मैं सच में यह लड़ाई अवॉइड करना चाहूंगा। ग्रैनफेल एक कदम और आगे बढ़ा। उसकी नजर इतनी तेज थी कि मानो सीधे आर पार हो जाए। सीनियर फायर मेज बेन विलियम सहज रूप से सिहर उठा। यह कॉवर्डाइस नहीं है, उसने जल्दी से सफाई दी, लेकिन करीम के सामने एक फायर यूजर होने के नाते उसके चेहरे पर लिखा डर सब कुछ कह रहा था। उसने ऊपर देखा, जैसे किसी सख्त डांट की उम्मीद कर रहा हो। लेकिन उसकी बजाय ग्रैनफेल ने शांत, लगभग ठंडे अंदाज में सिर हिलाया। मैं समझता हूं। आग की हायरार्की पूर्ण होती है। कमजोर आग हमेशा ज्यादा ताकतवर लपट में निगल ली जाती है। अगर तुम करीम से सीधे लड़ोगे तो तुम्हारी फ्लेम्स उसके लिए सिर्फ फ्यूल बनेंगी। एकत्र मेजेस बस स्तब्ध चुप्पी में देखते रह गए, क्योंकि ग्रैनफेल ने एलिमेंटल डिसएडवांटेज को बेरहमी से साफ शब्दों में तोड़कर रख दिया। हालांकि ग्रैनफेल ने कहा, उसकी आवाज तलवार की तरह तनाव को चीरती हुई निकली, इस कमरे में एक मेज है जो इस एलिमेंटल वीकनेस को पूरी तरह नलिफाई कर सकता है। हॉल तुरंत कंफ्यूजन से गूंज उठा। कौन? शायद मार्सेलो। मास्टर, इससे पहले कि अटकलें और फैलती, ग्रैनफेल ने सीधा आगे इशारा किया। सीनियर मेज ऑफ कर्स एंड एनिग्मेटोलॉजी, कीको आर्मिन। कीको इतनी बुरी तरह जम गई मानो उसकी आत्मा ही शरीर छोड़कर निकल गई हो। हॉल में मौजूद हर नजर उसी एक पल में उसकी तरफ जा टिकी। फुसफुसाहटें खुली हामफती आवाजों में बदल गईं, जिनमें अविश्वास और बुरी तरह छिपाया गया फैसला साफ भरा था। कीको टावर का बजट ब्लैक होल, वही वहम में जीने वाली शटिन, ये शब्द कमरे में जहर की तरह फैल गए। उसका पूरा शरीर कांप उठा। जजी, ग्रैनफेल ने शिकारी जैसी मुस्कान दी। कीको आर्मिन, तुम्हारी प्रेजेंटेशन बोर्ड रिव्यू में फेल हो गई थी, लेकिन मैंने उसका हर आखिरी शब्द पढ़ा है। डर ने उसका गला जकड़ लिया। वह ऐसा करने नहीं जा रहा, नहीं, प्लीज नहीं। अंदर ही अंदर वह चीख रही थी, क्योंकि हकीकत उसे सीधे स्पॉटलाइट में घसीट लाई थी। मैं पैरासाइट हूं, लीच हूं, टावर के फंड्स की बर्बादी हूं। मैं सच में कूड़ा हूं। जबकि वह अपने ही विचारों के नीचे अंदर से ढह रही थी,
ग्रैनफेल ने उसके मेल्टडाउन को पूरी तरह अनदेखा किया और ऐलान किया, उसकी रिसर्च ही करीम को गिराने की है। अब हम कीको आर्मिन की थीसिस का रिव्यू करेंगे, साथ ही उसकी प्राइवेट रिसर्च डायरी का भी। कीको का जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। बस यही था। एक इंट्रोवर्ट के लिए अल्टीमेट एग्जीक्यूशन मेथड, जबरदस्ती पब्लिक एक्सपोजर। उधर दुनिया के जमे हुए छोर पर क्रिम्सन लाइट आसमान को चीरती चली गई। करीम जेवा उन छू न सकने वाले पीक्स के ऊपर तबाही के पैगंबर की तरह खड़ा था। उसके पास डीमन अकिम्पथम घुटनों के बल बैठा नीचे की डिस्ट्रक्शन को निहार रहा था, जहां एंडलेस बर्फीले मैदानों पर लावा की नदियां खून की तरह बह रही थीं। क्या यह शानदार नहीं है, लॉर्ड करीम? ट्रेटोरस मेज ने उस पर ठंडी नजर डाली। अकिम्पथम थाना डीमन ने इतनी टेढ़ी, खतरनाक मुस्कान दी कि वह मुश्किल से इंसानी लगती थी। अगर तुम इसी तरह मना लीक करते रहे तो मैजिक टावर देरसबेर हमें ढूंढ ही लेगा। करीम ने तिरस्कार भरी हंसी छोड़ी। आने दो उन्हें। वे चूहे कुछ भी नहीं बदल पाएंगे। यह बलि सच की कीमत है ना? अकिम्पथम की मुस्कान और चौड़ी हो गई, यहां तक कि लगा उसका चेहरा फट जाएगा। बिल्कुल, डीमन लॉर्ड बहुत प्रसन्न होंगे। सभी 11 रिफ्ट्स तैयार हैं, लेकिन तभी करीम का चेहरा अचानक सख्त हो गया। हवा बदल गई थी। कुछ गड़बड़ था। डीमन ने भी उसे तुरंत महसूस कर लिया। क्या हुआ? करीम की आवाज खतरनाक गुर्राहट में बदल गई। अभी 11 में से एक रिफ्ट गायब हो गया। डीमन की आंखें बाहर निकल आईं। क्या? नामुमकिन। वे गंदे एडवेंचरर्स ऐसे रिफ्ट में दखल नहीं दे सकते जो अभी पूरी तरह बना भी नहीं है। करीम के विचार एक पल में दौड़ पड़े। क्या यह टावर है? नहीं, वे इतनी जल्दी मोबिलाइज नहीं हो सकते। बहुत कम जीवित प्राणी हैं जो मेरे मना को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर सच उस पर बिजली की तरह गिरा। वे सिर्फ इंटरफियर नहीं कर रहे, वे रिफ्ट्स को एक एक करके डिसमेंटल कर रहे हैं। डीमन ने तीखी चीख मारी। क्या उनके ऊपर आसमान फट गया और उसके पार से बरसती तेज रेडियंस ने सब कुछ अंधा कर दिया। सबने डर के मारे ऊपर देखा। अकिम्पथम ने तेज सी फुफकार छोड़ी। अवोर्प गेट ऊपर की जगह बुरी तरह मरोड़ खाने लगी और सबसे पहले मार्सेलो उसके आर पार बाहर आया। उसके पीछे स्ट्राइक टीम भी उस इलाके में उतर आई और आते ही घेरा बना लिया। उनकी नजरें बिना जरा भी हिचकिचाहट के सीधे उस गद्दार पर टिक गईं। ब्रिट की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में ऐसे गूंजी जैसे कोई जज आखिरी सजा सुना रहा हो। वी फाउंड यू, करीम जेवा। फिर ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने ठंडी, पूरी तरह निर्णायक आवाज में अगला आदेश दिया। एक्सलेंट बेन, सिक्योर द एपरेटस इमीडिएटली। बेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसकी आवाज में बेचैन तेजी साफ सुनाई दे रही थी। अंडरस्टूड। वहीं करीम जेवा कुछ पल के लिए जड़ हो गया। उसके सामने जो नामुमकिन मंजर खुल रहा था उसे वह पूरी तरह समझ ही नहीं पा रहा था। दानव अकिम्पथम के बगल में खड़ा वह बस देखता रह गया, जैसे अकल्पनीय चीज सच बनकर सामने आ गई हो। करीम जेवा की आवाज हल्की सी कांपी और उसमें भरा अविश्वास छिप ही नहीं पाया। दैट रेडियंस, उसने बुदबुदाया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इट्स द ब्लाइंडिंग लाइट ऑफ प्योर अनडाइल्यूटेड मना। करीम अभी भी इस झटके से उबर नहीं पाया था, लेकिन ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिना रुके लड़ाई को दिशा देता रहा। उसने पहले माथथीस को आदेश दिया, फिर तुरंत अगली कास्टर की तरफ मुड़ गया। कीको आर्मिन इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि लग रहा था अभी गिर पड़ेगी, फिर भी उसने अपनी एन्चांटेड क्विल को ग्रिमॉयर की सतह पर दबा दिया। विल दिस रियली वर्क? उसने फुसफुसाते हुए कहा।
जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। कीको की नोटबुक के चारों तरफ नीली चिंगारियां बेकाबू होकर फूटने लगीं और देखते ही देखते वे भयानक जादुई ऊर्जा के तूफान में बदल गईं जो उसे चारों ओर से घेरने लगा। जैसे ही पन्ने अपने आप पलटने लगे, करीम जेवा की आंखें सचमुच के डर से फैल गईं, क्योंकि अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि उसके खिलाफ कैसी रणनीति खड़ी की गई है। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की थ्योरी ने अफरात फरी को चीरते हुए एक डरावनी साफगोई से रास्ता बनाया, इतनी तेज और सटीक जैसे कोई धारदार ब्लेड हो। स्टैंडर्ड एन्चांटमेंट बाइंड्स मैजिक टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, उसने कहा, और उसी वक्त संरचना के भीतर डार्क मैजिक की अशुभ चमक उभर आई। बट नाउ कंसिडर दिस, व्हाट हैपन्स इफ वी एन्चांट मैजिक इनटू मैजिक इटसेल्फ? इसका जवाब हवा में ऐसे लटक गया जैसे कोई सीधी धमकी हो। किनारे की तरफ मार्सेलो ने भी अपनी आर्केन पावर छोड़ दी। उसका साया एक अलौकिक नीली आभा में डूब गया था, इतनी तेज कि उसने आसपास का अंधेरा पीछे धकेल दिया और पूरे युद्ध क्षेत्र को ठंडी रोशनी से भर दिया। द स्ट्रक्चर इज स्टेबल। Using Marcelo's theoretical framework as the foundation and Ben's pure mana as the catalyst, we fused the spell directly into Mathesis's dark magic. कीको की आंखें फैल गईं और दबाव इतना भारी था कि उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। फिर भी ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पूरी शांति से इस पूरी ताकत के तूफान को ऐसे नियंत्रित कर रहा था जैसे कोई युद्धभूमि की सिम्फनी चला रहा हो। नेक्स्ट नार्थरो, उसके आदेश पर एक और अनुभवी मेज ने बढ़ते हुए स्पेल में अपना मना डाल दिया। अपना नाम सुनते ही नार्थरो बिना एक पल गवाए गरजा। यस, मिला हुआ जादू अब ऐसी विनाशकारी धारा बन चुका था जिसकी घनता से हवा तक चीख उठी। लेकिन तब भी ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो नहीं रुका। उसने एकदम सही क्रम में अगले मेजेस को संकेत दिया। Next rocks, then Boya. Finally, if we amplify the core with fire magic, something already volatile and immense, the reaction will become catastrophic. आखिरकार ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने अंतिम चरण का संकेत दिया। बेन विलियम ने फौरन जवाब दिया, इट इज डन। करीम जेवा बस स्तब्ध खामोशी में देखता रह गया, जैसे जादू के नियम खुद उसकी आंखों के सामने मुड़कर नए सिरे से लिखे जा रहे हों। उसी पल ग्रैनफेल को एक बात पूरी निश्चितता के साथ समझ आ गई, चाहे करीम जेवा की आग पर पकड़ कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, इस जबरदस्त शक्ति संगम के सामने वह फिर भी फीकी ही पड़ेगी। पूर्ण ऊर्जा की एक किरण डरावनी रफ्तार से हवा को चीरती हुई सीधे गद्दार और उसके साथ खड़े दानव की तरफ बढ़ी। बैंगनी प्रलय की तरह चमकती हिंसक चिंगारियों में लिपटी वह मार सीधे करीम जेवा की जगह पर जा गिरी। टकराने से पहले ही ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो सच जान चुका था। इससे बचना मुमकिन नहीं था। निकल भागने की कोई जगह नहीं थी। दुश्मन के पास उस पहले वार को सीधा झेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। फिर जब सफेद धुआं धीरे धीरे हटने लगा, मलबे के बीच से एक दानव बाहर आया। करीम जेवा धुंध को चीरता हुआ आगे लपका, उसकी आंखें खालिस नफरत से जल रही थीं और उसका शरीर ऐसी हेलफायर में लिपटा था मानो वह खुद अस्तित्व तक को जला दे। डायमेंशनल गेट के पार से उसने पागलों जैसी मजाक उड़ाती चीख छोड़ी, जो बिल्कुल शुद्ध पागलपन की तरह गूंजी। देखते ही मेजेस के चेहरे डर से बिगड़ गए। Impossible, he survived that without a scratch। पोर्टल फाड़कर बाहर आते ही करीम जेवा ने अपनी मैक्सिमम थर्मल आउटपुट छोड़ दी और आग का ऐसा सैलाब उंडेल दिया जो उसके सामने खड़े हर मेज को मिटा देने के लिए था। बेन और मार्सेलो ने अपनी बैरियर्स में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, आखिरी बूंद तक दम लगाकर वे उस नरक जैसी आग को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगे। बेन उस भयानक दबाव के नीचे कराह उठा। दिस हीट इज इनसेन, द शील्ड्स आर क्रैकिंग।
मार्सेलो ने दांत भींच लिए और खुद को किसी तरह टिकाए रखा। What did you expect? This is the breath of करीम जेवा। उनके चारों ओर पूरा टावर मानो आग के समंदर में डूबने ही वाला था। तभी एक ठंडी मशीन जैसी चेतावनी गूंजी। क्रिटिकल अलर्ट। At this rate, the magic tower will melt into slag. करीम जेवा ने सिर पीछे फेंककर विजी हंसी लगाई। उसके चेहरे पर जंगली खुशी मरोड़ खा रही थी, जबकि उसकी ताकत गेट के आर पार और भी जोर से फूट रही थी। So this is your tower's answer. A circus performance, उसने तिरस्कार से कहा। Let's see how long you insects can hold out against true sorcery. फिर बिना किसी चेतावनी के उस्तरे जैसी तेज बर्फीली किरचें दूसरी तरफ से आकर लपटों से टकराईं और उनके फैलाव को बिगाड़ दिया। पहली बार करीम जेवा लड़खड़ाया और उसके चेहरे पर साफ साफ उलझन चमकी। बूम! जब करीम अभी भी अपना स्पेल चला रहा था, तभी दरार से एक आकृति बाहर आई। मेजेस एक साथ चिल्ला उठे, उनकी आवाज में घबराहट साफ थी। सीनियर, वॉच आउट! वह सीनियोस था और उसके चेहरे पर एक शांत मगर शिकारी मुस्कान थी जो उसे और भी खतरनाक बना रही थी। यू लोली कर, करीम जेवा। योर एरोगेंस हैज ब्लाइंडेड यू। करीम गुस्से से जल उठा और बाकी लोग उस ब्रीच को देखकर सदमे में बुदबुदाने लगे। द आर्चमेज इज जॉइनिंग द फाइट। यह पुकार पूरे हॉल में जंगल की आग की तरह फैल गई। ली होयोल के लिए यह एकदम पीक लेवलिंग मना मोमेंट जैसा लग रहा था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने मार्सेलो की तरफ मुड़कर बिना झिझक कहा, इन दिस ऑपरेशन आई विल अकम्पनी लॉर्ड सीनियोस। मार्सेलो के चेहरे का रंग उसी पल उड़ गया। What? Don't tell me just the two of you are going into their domain। वह घबराकर आगे बढ़ा। Absolutely not। That's suicide। मार्सेलो के इस भड़कने से ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो पर जरा भी असर नहीं पड़ा। You know the reality as well as I do। We all have roles to fulfill। उसकी आवाज में बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मार्सेलो, I entrust the defense of the tower to you। एक बार भी पीछे मुड़कर देखे बिना वह डायमेंशनल गेट के भीतर चला गया और पीछे डरे हुए मेजेस को सदमे भरी खामोशी में छोड़ गया। जैसे ही सबको बात समझ आई, पूरे हॉल में उलझन और घबराहट भरी आवाजें फूट पड़ी। Wait, just the two of them against करीम जेवा। Shouldn't we send backup? No, we follow Guild Master Lee Hoyole's orders। Do you all remember the mission? But this is Kareem Jewa। We are talking about the calamity of the Magic Tower। Forget it। Seal the gates immediately। We cannot let other players get dragged into this। इसी बीच असली दुनिया में एक सुनहरे बालों वाली औरत और चश्मा पहने एक आदमी न्यूज फीड को पूरी अविश्वास भरी नजरों से देख रहे थे। What is this? दुनिया भर के प्लेयर्स हांफ उठे जब टावर के गेट को सुनहरी जंजीरों और भारी सीलिंग लॉक्स से पूरी तरह बांध दिया गया। The tower gate, it's been completely locked down। What the hell is happening inside that instance dungeon? और दूसरी तरफ उस नर्क जैसी आग के भीतर दबाव बस बढ़ता ही जा रहा था। करीम जेवा मुस्कराया, उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। Damn, Seniors, you brought a rookie adventurer here to die। Or have you finally grown curious about the truth I hold? ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो और सीनियोस भट्टी जैसी गर्मी में बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उनके कदम शांत और स्थिर थे। उस अत्याचारी की क्रूरता के सामने उनके अंदर जरा सा भी डर नहीं दिखा। सीनियोस ने ठंडी हंसी उड़ा दी। ट्रेटोरस रेच, करीम जेवा। योर एरोगेंस हैज गॉन टू फार। करीम जेवा के माथे पर नसें उभर आईं और गुस्से में उसके दांत किटकिटाने लगे। What did you say? सीनियोस बर्फ जैसा ठंडा बना रहा।
Just because the world calls you Karim Jeva, do you really think you have ascended into something greater? Did you sell your soul to demons just to clutch at that illusion of omnipotence? करीम जेवा गुस्से से फट पड़ा। लाल आग का एक विशाल स्तंभ आसमान तक जा फूटा और गर्मी के भारी भंवरों ने आकाश को मरोड़ दिया। उसकी आंखें खूंखार लाल चमकने लगीं, जैसे सामने की हर चीज को निगल जाना चाहती हों। फिर उसने जहरीली फुसफुसाहट में कहा, I thought you were different, that you would understand. But I was wrong, Seniors. You are as small-minded as all the rest. Fine, then I will show no mercy. Absolute power is the only truth in this world. I will teach you, and that brat, the despair of true magic. दूर से मॉनिटर्स देख रहा सोजून यह देखकर सिहर उठा। The mana readings, they are spiking off the charts again. What? This mana signature, it's a rift. Parallel dimensional fractures are opening all over the globe. ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने आसपास की जगह पर तेज बिना झपके ध्यान से नजर दौड़ाई और उस डिस्टोर्शन को पढ़ लिया। स्पेस टाइम खुद मरोड़ खा रहा था। उनके आसपास की दुनिया बिगड़कर एक डरावने सपने में बदल रही थी और सब कुछ उस तरह के क्लासिक लेवलिंग मना टेरिटोरी में बदलता जा रहा था जो हर दिशा से खतरे की चीख मार रहा हो। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज चमका। एरर, यू हैव एंटर्ड अ फ्रैगमेंटेड रिफ्ट। अचानक करीम ने हिंसक जल्दबाजी के साथ आदेश दिया, अकिम्पथम, ओपन द गेट। दानव ने खुली दुश्मनी भरी मुस्कान के साथ कहा, एज यू विश लॉर्ड करीम। उसी पल उनके सामने अंधेरे का एक शून्य फटकर खुल गया और उसमें से ऐसे लाल रोशनी बहने लगी जैसे दुनिया के बीचों बीच कोई ताज़ा घाव चीर दिया गया हो। ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की नज़र तुरंत उस नए खतरे पर जा टिकी और उसका ध्यान एक पल में और भी तेज हो गया। सीनियोस ने ली होयोल की तरफ मुड़कर बिना जरा भी झिझक अपने आदेश दिए, कैन आई ट्रस्ट यू टू होल्ड दिस फ्लैंक? ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने हल्की भरोसे भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नो प्रॉब्लम। स्किल एक्टिवेटेड, नेचुरल एनिमी। उसी पल दानव जाति के खिलाफ उसकी कॉम्बैट एफिशिएंसी जबरदस्त तरीके से बढ़ गई। उसने मना की एक हिंसक शॉकवेव छोड़ी जो पूरे बैटलफील्ड को चीरती हुई निकली और डीमन होर्ड की आगे वाली पंक्ति को ऐसे हवा में उछाल गई जैसे वे बस बिखरा हुआ मलबा हो। करीम जेवा गुस्से और झुंझलाहट में चीख पड़ा, उसकी आवाज गुस्से से फट रही थी, यू लिटिल बास्टर्ड। फिर उसने फायर बोल्ट्स की एक घनी बौछार छोड़ दी। वह इन्फर्नो राक्षसी ताकत के साथ गरजता हुआ सीधे ग्रैनफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की तरफ बढ़ा, जैसे उसे इस दुनिया से मिटा देना चाहता हो। लेकिन अगले ही पल सीनियोस उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी नीली ऑरा इतनी जोर से भड़की कि उसके आसपास की जगह तक कांपती हुई लगी। उसने घोर तिरस्कार के साथ चिल्लाकर कहा, यू फिल्थी पीस ऑफ स्कम, योर अपोनेंट इज मी, करीम जेवा। सीनियोस के शरीर से घुटन पैदा कर देने वाला किलिंग इंटेंट भारी लहरों में निकल रहा था, फिर भी वह बिना एक कदम पीछे हटे अपनी जगह डटा रहा। करीम जेवा ने सिर्फ हमला नहीं किया, उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मजाक उड़ाती मुस्कान थी जो वार लगने से पहले ही दर्द का वादा कर रही थी। सीनियोस, यू डिल्यूडेड फूल, डू यू रियली थिंक यू आर वर्दी ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट मी? फायर एंड आइस आर नेचुरल एनिमीज, सो टेल मी हाउ एग्जैक्टली डू यू प्लान टू स्टॉप मी विद दैट पथेटिक मैजिक ऑफ योर्स, द काइंड दैट मेल्ट्स बिफोर इट कैन इवन फिनिश फ्रीजिंग। घनी भाप ने एक ही पल में बैटलफील्ड को निगल लिया और पूरा इलाका सफेद चुभती धुंध में बदल गया। ग्रैनफेल का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी उस तरह जैसी तेज थीं, पूरी तरह कॉम्बैट मोड में जमी हुई।
उस दम घोंटने वाली धुंध के भीतर करीम जेवा को ढूंढना लगभग नामुमकिन था। ग्रैनफेल अभी इस बदलते बैटलफील्ड को समझ ही रहा था कि तभी उसके पीछे से अचानक एक खतरनाक आवाज गड़गड़ाई। वह दानव अकिम्पथम था और उसके हाथों के चारों ओर हेलफायर बेकाबू होकर नाच रही थी। आइज ऑन मी ह्यूमन, एक क्रूर मुस्कान के साथ उसने ग्रैनफेल पर सीधे आग की धारा छोड़ दी और अगले ही पल इन्फर्नो ने मानो उसे पूरा निगल लिया। अकिम्पथम खुशी से ठहाका मारकर हंसा। पथेटिक ह्यूमन, बर्न्ड टू ऐश बिफोर यू कुड इवन ट्विच। फाइटिंग यू वॉज बोरिंग, लेकिन उसकी यह खुशी एक सेकंड भी ज्यादा टिक नहीं पाई। जैसे ही दानव बाकी लोगों को आदेश देने के लिए मुड़ा, धुएं के अंदर से अचानक एक हाथ निकला और उसे लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया। डीमन आर्मी एडवांस, गो सपोर्ट लॉर्ड करीम जेवा इमीडिएटली। वह अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया। ग्रैनफेल की उंगलियां अकिम्पथम की खोपड़ी पर और ज्यादा धंस गईं और उसने उसी वक्त उसकी आवाज बंद कर दी। ठंडी सपाट आवाज में ग्रैनफेल फुसफुसाया, इट्स नॉट दैट आई कुडंट फाइट बैक, आई सिंपली डिडंट नीड टू। दानव के चेहरे पर ठंडा पसीना छलक आया। नामुमकिन। अकिम्पथम की आग सीधा लगने के बाद भी तुम पूरी तरह सही सलामत कैसे हो? महान ग्रैनफेल ने हल्की सी मुस्कान दी। प्लीज, अ स्पार्क लाइक दैट इजंट इवन इनफ टू इच। फिर उसने शांत संतोष के साथ कहा, गुड थिंग आई हैड सीनियर कीको बफ मी इन एडवांस विद हाइटियर फायर रेजिस्टेंस। गरजती आग और दम घोंटती गर्मी के बीच करीम जेवा ने बैटलफील्ड के दूसरी तरफ अचानक हुई गड़बड़ी को महसूस कर लिया। उसने उधर देखा और जैसे ही उसे समझ आया कि अकिम्पथम पकड़ा जा चुका है, उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। उसका चेहरा उतर गया। लगता है यह लड़का कोई आम रुकी नहीं है। यह तो किसी लेवलिंग मना स्टोरी के मेन कैरेक्टर की तरह लड़ता है। लेकिन अब यह सब यहीं खत्म होगा। वह इस ख्याल पर कुछ करता उससे पहले ही यूनिफाइड गिल्ड के एक मेंबर की घबराई हुई चीख ने इस अफरा-तफरी को चीर दिया और सबका ध्यान एक साथ खींच लिया। The rifts are destabilizing. The Demon King's resurrection is imminent. The collapse rate is skyrocketing. At this pace, total destruction is unavoidable. System windows पागलों की तरह एक के बाद एक चमकने लगी और उसी बीच करीम जेवा ने सीनियोस की गर्दन पर अपनी बेरहम पकड़ और कस दी। हवा खुद एक ऐसी चीज बन गई थी जिसकी सीनियोस अब कीमत नहीं चुका सकता था। उसके पीछे वाले गेट्स से दानवों की अनथीन भीड़ उमड़ती चली आ रही थी और करीम जेवा जलती हुई निश्चितता के साथ बोला, सून द अल्टीमेट ट्रूथ एंड पावर आई हैव सॉट विल फाइनली बी माइन। यू नेवर हैड अ चांस। इसी बीच टावर के बाहर लाल बालों वाला एक आदमी सील्ड डोर्स पर खुद को दे मारते हुए बुरी तरह गालियां दे रहा था। डैम इट ऑल, ओपन द गेट्स, द रिफ्ट्स आर कोलैप्सिंग। What the hell are you bastards inside the tower doing? At least let us use the teleportation gates. I don't care if I die, but let me die fighting on the battlefield. लेकिन अंदर हालात और भी बदतर हो चुके थे। करीम जेवा बिना जरा भी रहम दिखाए सीनियोस का गला घोंटता रहा। सीनियोस बस बहुत बारीक सी डोर से होश पकड़े हुए था। अपने अंदर बची आखिरी बूंद ताकत तक खींचकर उसने टूटी फूटी सांसों के बीच एक आखिरी बात कही, अपोलोजीज करीम, आई नेवर इंटेंडेड टू डिफीट यू इन अ डायरेक्ट क्लैश। करीम जेवा की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर शक साफ चमक उठा। What kind of nonsense are you babbling about? तभी अचानक किसी के मॉनिटर पर एक नई नोटिफिकेशन चमकी, डायमेंशन फ्रैगमेंट रेस्टोरेशन कंप्लीट। यह मैसेज देखते ही वह जड़ हो गया। उसकी आंखें इस नामुमकिन मोड़ पर अविश्वास से फैल गईं। द रिफ्ट्स, देव सडनली बीन ब्रॉट अंडर कंट्रोल।
से वॉट? मार्सेलो ने एक पल भी नहीं गवाया। सामने इमरजेंसी का रूप बदलते ही उसने तुरंत आसपास के मेजेस को आदेश देने शुरू कर दिए। स्प्लिट इनटू पेयर्स एंड स्प्रेड आउट। वन टीम पर रिफ्ट मूव नाउ। वी फॉलो कमांडर ली होयोल्स डायरेक्टिव्स। बैंग ग्रिस टीम टेक रिफ्ट। 1497 मेजेस ने एकदम एक साथ जवाब दिया। सर, यस सर। माथथीस टीम बी रिफ्ट 1498। अंडरस्टूड। मार्सेलो बिना रुके आगे बोलता गया। बेलिया यशिया एंड आई विल टेक रिफ्ट 1500। और वह आदेश देता रहा जबकि सिस्टम लगातार बिना रुके उन्हें अर्जेंट अलर्ट्स पर अर्जेंट अलर्ट्स देता जा रहा था। उधर करीम जेवा का गुस्सा उसकी अपनी आग से भी ज्यादा भड़क चुका था। फिर भी सीनियोस नहीं डगमगाया। उसकी आंखों में अब भी ठंडी चुभती हुई चुनौती जिंदा थी। लेट मी शो यू वन फाइनल मास्टरपीस, सीनियोस ने टूटी आवाज में कहा। समथिंग यूल विश यू हैड नेवर सीन। उसी पल ऊपर से पानी के विशाल स्तंभ धड़ाम से गिरे और करीम जेवा साफ तौर पर हक्का बक्का रह गया। उस तेज बहती धारा के भीतर एक धुंधली आकृति बनने लगी। गरजते पानी के बीच सीनियोस की आकृति साफ होती गई और उसने करीम जेवा के चारों तरफ उस पानी को मोड़कर हर दिशा से कसती हुई जेल की शक्ल दे दी। फायर मेज इस अचानक आई बाढ़ के खिलाफ साफ तौर पर जूझता दिखा। अ वाटर प्रिजन, इज दिस योर पैथेटिक ट्रिक? करीम ने तिरस्कार से हंसी उड़ाई और दांत भींचते ही उसके शरीर से एक डरावनी क्रिम्जन ऑरा फट पड़ी। कंप्लीटली यूजलेस वह चुभती लाल चमक तुरंत ग्रैनफेल की नजर में आ गई। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसका दिमाग डरावनी रफ्तार से टैक्टिकल कैलकुलेशंस में दौड़ने लगा। ही इज मेकिंग हिज मूव। ग्रैनफेल यह ख्याल पूरा कर पाता उससे पहले ही उस लाल रोशनी से दानव निकलने लगे। हर एक दानव बाहर आते ही हिंसक ब्लड लस्ट से भर उठा। ग्रैनफेल ने चिढ़कर जीभ क्लिक की। TCH और उसी सांस में उसके दिमाग में पूरी योजना बन चुकी थी। दानव फिर से एक्टिव हो गए। ठीक है, मेरा वक्त मत बर्बाद करो, एक साथ सब आ जाओ। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और शक्ति का एक कच्चा विस्फोट छोड़ा जिससे उसके आसपास की हवा तक कांप उठी। डरावनी लगभग देवताओं जैसी रफ्तार से ग्रैनफेल ने एक ही बार में डीमन होर्ड को खत्म कर दिया। उसके विचार पूरी एफिशिएंसी के साथ चल रहे थे। मेरे पास यह फालतू मॉब्स को एक एक करके लड़ने का वक्त नहीं है। यह बहुत बुरा है। अगर मैं यहां रुक गया तो रिफ्ट कोलैप्स हो जाएगा। मुझे तुरंत सीनियोस तक पहुंचना होगा, नहीं तो वह मर जाएगा। हालात की गंभीरता समझते ही उसका चेहरा और भी भारी हो गया। दूसरी तरफ करीम जेवा ने एक जंगली काउंटर अटैक छोड़ा और उड़ती चिंगारियों के बीच उसने बेरहमी भरी हंसी के साथ अपने दांत निपोर दिए।